ओके, तो लास्ट टर्न पे हम लोग फाइटो हार्मोन का डिस्कशन कर रहे थे और फाइटो हार्मोन के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो फाइटो हार्मोन होते हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं और ये बहुत कम मीन्स कि माइन्यूट अमाउंट में, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब सिग्नल मॉलिक्यूल होता है तो वो कम क्वांटिटी में काम कर सकता है और मोस्टली ये अफेक्ट करते हैं, जैसे जितने भी फाइटो हार्मोन हैं ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सारे करते हैं, मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे फंक्शन करते हैं और इनके किसी भी फाइटो हार्मोन का जो मेजर रोल होता है वो क्या हो सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हो सकता है, रिप्रोडक्शन में हो सकता है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में हो सकता है, ठीक है, और इनके रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म में भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन रखने में ये हेल्प कर सकते हैं। तो ये इनके मेजर फंक्शन थे। तो हम लोगों ने फाइटो हार्मोन का पूरा ओवरव्यू देखा था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सिन को, ठीक है, ऑक्सिन को। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन की डिस्कवरी, नेचुरल ऑक्सिन क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन क्या होते हैं और एंटी ऑक्सिन क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या देखना है कि ऑक्सिन क्या होता है। देखिए, ऑक्सिन, अगर आप यहाँ पे ऑक्सिन शब्द देख रहे हैं तो ऑक्सिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑक्सीन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो और टू इंक्रीज, तो इसी के नाम की वजह से ये ऑक्सिन रख दिया गया है, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीन शब्द से आया है, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज और टू ग्रो। अब ऑक्सिन कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप सपोज ऑक्सिन का मार्केट में जाते हैं और आप ऑक्सिन मांगते हैं कमर्शियल, तो आपको कभी ऑक्सिन के नाम से नहीं, आपको मिलेगा इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटेरिक, कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सिन एक ग्रुप है, ऑक्सिन एक ग्रुप है और इसमें सेम टाइप का फंक्शन करने वाले जो भी हॉर्मोन्स हैं उनको रखा गया है, ठीक, क्योंकि ऑक्सिन का कलेक्टिवली नाम हम लोग क्या कहते हैं, टू ग्रो और टू इंक्रीज। तो ऐसे वो सभी हार्मोन जो कि सिमिलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको ऑक्सिन की कंडीशन में रख दिया गया। अब वो कौन से फंक्शन है, जब हम लोग फंक्शन देखेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। तो ऑक्सिन फर्स्ट प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया था, हमने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया है। और इसको मतलब सबसे पहले तो इस तरह से देखा गया था कि मींस जो डार्विन थे उन्होंने डिस्कवरी की थी फोटोट्रोपिज्म, तो वहाँ पे उनको ये केमिकल सब्सटेंस मिला था, लेकिन वो कैसे मिला था अभी हम लोग इसकी डिस्कवरी देखेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर एंड इज वन ऑफ एन एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ केमिकल सिग्नलिंग एजेंट दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में इसका मेजर रोल होता है, कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। ऑक्सिन सिंथेसिस इन शूट, ज़्यादातर ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ होती है, शूट में होती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कभी कभी रूट में भी सिंथेसिस हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एपिकल डोमिनेंस, आपको एक इसका फंक्शन पता है, तो हमें पता है कि जो ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ होती है, नॉर्मली शूट में होती है। सबसे फर्स्ट जो ऑक्सिन था इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सबसे फर्स्ट जो ऑक्सिन आइडेंटिफाई किया गया वो क्या था, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग IA कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सिन इन हायर प्लांट इज रेगुलेशन ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ यानी यंग स्टेम एंड कोलियोप्टाइल। अब मीन्स कि इसका मेजर जो फंक्शन देखा गया वो क्या है, इलोंगेशन ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अब रेगुलेशन का मतलब क्या कि जैसे आपको एपिकल डोमिनेंस वाला फंक्शन पता है, तो क्या करता है कि एपिकल डोमिनेंट करता है, मीन्स कि एपेक्स के पार्ट की ग्रोथ करता है सेल इलोंगेशन के थ्रू, ठीक है, सेल इलोंगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन इसका मेजर रोल प्ले करता है, मतलब ऑक्सिन का मेजर फंक्शन यही है। साइंटिस्ट थे, कोगल करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑक्सिन को ह्यूमन यूरिन में आइसोलेट किया था, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं पता था कि ऑक्सिन का
ह्यूमन में क्या काम है। तो फंक्शन इसका आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, लेकिन उन पेशेंट को जिनको पेलेग्रा डिजीज हो जाती है उनके यूरिन में ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया, लेकिन फंक्शन कुछ भी पता नहीं था। इन प्लांट आईए सिंथेसाइज इन मेरिस्टेम, कहाँ कहाँ सिंथेसाइज हो सकता है? मेरिस्टेम में जैसे हमने बताया कि एपिकल एरिया में सिंथेसाइज होता है, यंग लीव्स में भी सिंथेसाइज हो सकता है, डेवलपिंग फ्रूट्स और सीड्स में भी, लेकिन मेजर फॉर्म में कहाँ पे होता है? एपिकल पोर्शन में ही, शूट के एपिकल पोर्शन में ही ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। अब इंडोल डेरिवेटिव्स, क्योंकि ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जिसके पास इंडोल ग्रुप होता है, और आपको पता है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के पास इंडोल ग्रुप है तो मीन्स कि उसमें ट्रिप्टोफैन हो सकता है, क्योंकि अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन में इंडोल ग्रुप होता है। तो फिर भी इसके बाद भी इंडोल के डेरिवेटिव्स बन जाएं और उन डेरिवेटिव्स को एज ए प्रिकर्सर इंडोल एस्टिक एसिड, मतलब कि ऑक्सिन यूज कर सकता है एज ए प्रिकर्सर। वो कौन से मॉलिक्यूल हैं? इंडोल 3 एथेनॉल, इंडोल 3 एसिटाइलडिहाइड और इंडोल 3 एसिटानाइट्राइल। तो ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको इंडोल एस्टिक एसिड मीन्स कि जो ऑक्सिन है ये प्रिकर्सर की तरह यूज कर सकता है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन इसका मीन्स सिंथेसिस होता है, लेकिन अगर इंडोल डेरिवेटिव्स बोला जाए तो उसमें कौन प्रिकर्सर हो सकते हैं? तो ये 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ऑक्सिन की डिस्कवरी पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑक्सिन की डिस्कवरी पे आते हैं। तो किस तरह से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए और फिर कैसे ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई? तो सबसे पहले डार्विन ने 1880 में क्या किया कि एक 4 डेज ओल्ड ओट का सीडलिंग लिया, ठीक है। 4 डेज ओल्ड ओट का सीडलिंग लिया। वो अब क्या होता है कि ओट क्या होता है? मोनोकॉट होता है और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है। कोलियोप्टाइल होता है, ये हम आपको जब सीड जर्मिनेशन बताएंगे तो वहां पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। कोलियोप्टाइल स्ट्रक्चर होता है, आप इसको शूट मान लीजिए कि मोनोकॉट के शूट को हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। अब इसके बाद तो उन्होंने क्या किया? कोलियोप्टाइल को ये लिया, ये कोलियोप्टाइल ले लिया इन्होंने, ठीक है। ये इस तरह का कोलियोप्टाइल लिया। फिर ये कोलियोप्टाइल को क्या किया कि इंटैक्ट सीडलिंग कर्वेचर, फिर यहाँ पे लाइट इन्होंने दिया, इन्होंने इस तरह से लाइट दिया। लाइट देने के बाद क्या देखा कि ये बेंडिंग शो कर रहा था, ये कर्वेचर शो कर रहा था। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि कोलियोप्टाइल के टिप को कट कर दिया, ठीक है। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल एक्साइज्ड मींस कि कट किया, तो कोई लाइट डाला गया, कोई कर्वेचर नहीं था, मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं शो कर रहा था। इसके बाद फिर क्या किया गया कि एक जो कट एंड था उस पर एक ओपेक चीज रख दी गई, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो वैसी चीज रखी गई, और फिर लाइट का इंक्यूबेशन दिया तो क्या देखा कि नो कर्वेचर। तो इससे इन्होंने क्या समझा? इससे इन्होंने ये समझा कि एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोट्रॉपिज्म, डार्विन कंक्लूडेड दैट ग्रोथ इन कोलियोप्टाइल टिप एंड इज ट्रांसमिटेड टू ग्रोथ जोन। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा टिप पर है, क्योंकि देखिए यहां पे टिप इंटैक्ट थी तो ये कर्वेचर शो कर रहा था। जब इसका टिप कट कर दिया गया तो पूरा का पूरा प्लांट ही नहीं, मतलब बाकी तो प्लांट है, ये तो कर्वेचर शो कर सकता था, लेकिन इसने कर्वेचर शो नहीं किया, या फिर इसकी जगह पे कोई ओपेक चीज रख दी गई तब भी कर्वेचर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरे प्लांट में अगर फोटोट्रॉपिक इफेक्ट, एग्जैक्टली फोटोट्रॉपिक इफेक्ट होता तो लाइट तो पूरे प्लांट पे पड़ रही है, तो इसको कर्वेचर शो करना चाहिए था, मतलब इस वाले प्लांट को। लेकिन क्या देखा कि जब टिप नहीं है तब ये कर्वेचर नहीं कर रहा है, और जब टिप है तो कर्वेचर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सॉरी, इसका मतलब यह है कि इसके टिप में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि इंड्यूस करा रहा है कर्वेचर को। तो फिर इस तरह से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि कोई ऐसी चीज है टिप पर सिंथेसाइज हो रही है जो कि ट्रांसमिट होती है पूरे के पूरे प्लांट में, क्योंकि पूरा प्लांट बेंडिंग शो कर रहा है ना, तो पूरे के प्लांट में मींस कि होल प्लांट में क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है उस सब्सटेंस का, और जिसकी वजह से ये कर्वेचर शो करता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, क्योंकि डार्विन ने देखिए 1880 में ये डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन इनको फिर भी ऑक्सिन का क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि वो ऑक्सिन है या कौन सा मॉलिक्यूल। उन्होंने बस ऐसा बताया कि कुछ सब्सटेंस है, सिंथेसाइज होता है और जो कि ट्रांसमिट होता है नीचे। फिर इसके बाद इन फर्दर और लोग आए, तो फिर एक साइंटिस्ट थे बोयसन और जेनसन। उन्होंने 1913 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि एक साइड में इन्होंने क्या किया कि
इधर ये माइका शीट, माइका जो आप जानते हैं जैसे कि जो टेबल वगैरह पे यूज किया, सन माइका जो होता है, माइका की शीट लगा दी। माइका की शीट तो ओपेक होगी, है ना, डार्क एकदम ओपेक होगी, उससे ना कोई चीज डिफ्यूज कर सकती है, क्योंकि अगर वुडन टाइप का कोई चीज है तो उससे कुछ भी डिफ्यूज नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे कोई डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा गया, माइका लगाया गया। माइका लगाने के बाद इसमें लाइट का इंक्यूबेशन दिया गया। फिर इसके बाद दूसरे केस में क्या किया गया कि यहाँ पे माइका लगाया गया और फिर इस तरफ लाइट दिया गया, तो फिर ये वाला मतलब रिजल्ट मिला। अब इसके और इसके रिजल्ट में देखिए डिफरेंस क्या है। माइका शीट इंसर्टेड ऑन डार्क साइड, मतलब लाइट तो इस तरफ से पड़ रही है और माइका शीट इस तरफ रखी गई है, तो क्या देखा गया कि नो कर्वेचर। और जब माइका शीट लाइट की तरफ रखी गई तो क्या देखा गया कि कर्वेचर हो रहा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वो केमिकल सब्सटेंस है वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, अवे फ्रॉम द लाइट, मतलब कि जो डार्क साइड है वहां पे सिंथेसाइज हो रहा है। और वहां पे सिंथेसाइज सपोज यहाँ एपिकल पोर्शन में सिंथेसाइज हुआ, ठीक है। अभी एक बार यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं कि सपोज कि इस एपिकल पोर्शन में वो ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे लगा दिया गया माइका, तो अब ये सिंथेसाइज होके ये डिफ्यूज होके नीचे आता तो ये कर्वेचर शो करता। क्योंकि यहाँ पे माइका लगा दिया गया तो क्या देखा गया कि वो माइका से डिफ्यूज होके नीचे नहीं आ पाएगा, तो कर्वेचर शो नहीं हुआ। लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट को किया गया, लेकिन अभी क्या किया गया, माइका को लाइट साइड में लगाया गया। तो क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा था कि जो वो सब्सटेंस है वो कहां सिंथेसाइज हो रहा है, डार्क में, मींस कि जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है। तो क्योंकि जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही, यहाँ पे सपोज ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है एपिकल पोर्शन में और वो नीचे ट्रांसपोर्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे कर्वेचर शो हो रहा है, ठीक। फिर इसके बाद फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने क्या किया, टिप्स को हटाया, ठीक है, टिप्स को हटा दिया। टिप्स को हटाने के बाद जिलेटिन एक क्या होता है, जैसे अगार होता है वैसे जिलेटिन सब्सटेंस होता है, और वो जिलेटिन मतलब सॉलिडिफाइड मटेरियल होता है, मींस कि जली मटेरियल होता है, और उसमें से कोई भी डिफ्यूजन हो सकता है, कोई भी जैसे वाटर है डिफ्यूज कर सकता है या कोई सोल्यूशन है वो डिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, जिलेटिन ये हो। अब इन्होंने क्या किया, कोलियोप्टाइल टिप को कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे जिलेटिन का ब्लॉक रख दिया। जिलेटिन का ब्लॉक रखने के बाद इन्होंने क्या देखा कि ये कर्वेचर शो कर रहा था, नॉर्मल फोटोट्रॉपिक कर्वेचर रिमेन पॉसिबल। जबकि यहाँ पे देखिए लाइट नहीं डाली गई, तो इससे क्या समझ में आया कि इसके टिप में कुछ ना कुछ ऐसा चीज सिंथेसाइज हो रहा, क्योंकि ये जिलेटिन से तो वो जो भी सब्सटेंस है वो पास हो सकता था, ठीक है, जिलेटिन से जो भी सब्सटेंस था वो पास हो सकता था, माइका से पास नहीं हो सकता था। तो जिलेटिन से जब पास हो सकता था तो यहाँ पे ये देखा गया कि भाई वो कर्वेचर शो कर रहा है, इसका मतलब कि जो वो सब्सटेंस है वो एपिकल पोर्शन में ही सिंथेसाइज होता है। तो ये इनके बॉयसन और जेंसन ने 1913 में क्या बताया, ग्रोथ स्टिमुलस पासेस थ्रू जिलेटिन बट नॉट थ्रू वाटर इम्परमिएबल बैरियर माइका, ठीक है, माइका से तो वो नहीं इंसर्ट मतलब कि डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन जिलेटिन से डिफ्यूज कर सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। तो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ। तो पहले में इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि कर्वेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने क्या बताया, वो सब्सटेंस एपिकल पोर्शन में ही सिंथेसाइज होता है और डिफ्यूज करके नीचे जाता है, तब बेंडिंग शो होती है। फिर पाल आए 1919 में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टिप को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उस टिप को इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में रखा, मतलब कि पूरा टिप कट कर दिया। कट करने के बाद हाफ जो कोलियोप्टाइल थी उसके हाफ पोर्शन में रखा, हाफ में नहीं रखा। तो हाफ पोर्शन में रखा, तो जहां कोलियोप्टाइल, क्योंकि भाई बेंडिंग तो वन साइड से होती है, तो ये बेंडिंग शो कर रहा था। इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये कोलियोप्टाइल में ही वो सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो टिप रिप्लेस्ड वन साइड ऑफ द कोलियोप्टाइल स्टम्प, ग्रोथ कर्वेचर डेवलप विदाउट यूनिलेटरल लाइट, कोई लाइट का स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा, फिर भी ये इस तरह का ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब कि क्योंकि ऑक्सीजन या जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो क्योंकि एक साइड में ऐसे रखा गया है, तो क्या देखा गया कि वो ग्रोथ मींस कि वो कर्वेचर शो कर रहा है, जबकि कोई भी लाइट नहीं दी गई। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि फोटोट्रॉपिक मींस लाइट का तो इफेक्ट कुछ नहीं, यहाँ पे तो कोई नई बात आ गई कि कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से ये कर्वेचर शो हो रहा है।
तो ये क्योंकि ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट से शुरुआत हुई थी और इस ऑक्सिन की डिस्कवरी हो गई इसी एक्सपेरिमेंट से। मींस जो ये डार्विन थे ये तो फोटोट्रॉपिज्म देखना चाह रहे थे और फोटोट्रॉपिज्म को देखते देखते ये ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई। तो पाल ने क्या बताया, जो साइंटिस्ट पाल थे उन्होंने बताया कि ग्रोथ प्रमोटिंग स्टिमुलस प्रोड्यूस इन टिप वाज केमिकल इन नेचर। उन्होंने बताया कि वो जो भी सब्सटेंस है वो केमिकल नेचर का है। फिर इसके बाद 1926 में वेंट आए, ठीक है। इन सब साइंटिस्ट ने देखी इतनी सारी फाइंडिंग्स दी, लेकिन अभी भी ऑक्सिन की डिस्कवरी को कंसीडर नहीं किया गया। 1926 में क्या किया था, बहुत सारे कोलियोप्टाइल लिए थे और बहुत सारे कोलियोप्टाइल लेने के बाद उनके टिप्स को कट कर दिया था। कट करने के बाद उन्होंने जिलेटिन का एक ब्लॉक बनाया। कैसे बनाया उन्होंने, मतलब जिलेटिन क्या होता है कि अगर आप उसको किसी कंटेनर में लीजिए और लेने के बाद उसको वाटर और जिलेटिन डाल दीजिए, फिर उसको हीट करिए, ठीक है, तो वो लिक्विड टाइप का बन जाएगा। और इसके बाद जब आप उसको वापस किसी कंटेनर में या ब्लॉक रख के आप पोर कर देंगे, मीन्स डाल देंगे, तो थोड़ी देर बाद वो सॉल्डिफाई हो जाता है। सॉल्डिफाई हो जाता है। तो उन्होंने उसी ब्लॉक को लिया, जिलेटिन के ब्लॉक को लिया और उसमें जो ये कट वाले कोलियोप्टाइल्स थे, जो ये आपको टिप्स दिख रहे हैं, इन टिप्स को सबको क्या किया, इन्होंने इस जिलेटिन पे रखा। इस पर रखने के बाद इन्होंने क्या किया, थोड़े समय के लिए इंक्यूबेट किया होगा। इंक्यूबेट करने के बाद ये जो टिप्स थे इनको सबको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, टिप्स को डिस्कार्ड कर दिया। देखिए यहाँ पे डिस्कार्ड किया। फिर जिलेटिन जो ब्लॉक था, बड़ा सा ब्लॉक था, उसको मीन्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स में पीसेस किए। पीसेस करने के बाद जो कोलियोप्टाइल का रिमेनिंग स्टेम पार्ट था, ठीक है, जैसे कोलियोप्टाइल कट किया गया होगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये कट कर दिया गया तो ये रिमेनिंग पार्ट बचा। तो इस रिमेनिंग पार्ट पे इन्होंने क्या किया कि एक ब्लॉक को, ठीक है, एक ब्लॉक को उठा के इस तरह से रखा, ठीक है, हाफ पोर्शन में ऐसे रख दिया। रखने के बाद इन्होंने क्या देखा कि इतना एंगल दिख रहा था, 45 डिग्री का कर्वेचर दिख रहा था, इतने एंगल का कर्वेचर इन्हें दिख रहा था। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि टिप्स में कोई केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि जिलेटिन एक डिफ्यूजिबल मटेरियल है, ये यहाँ पे और वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो डिफ्यूज कर सकता है। तो जो टिप में जो भी सब्सटेंस था, मान लीजिए हम लोग अभी मान लेते हैं कि ऑक्सिन था, वो ऑक्सिन सारा इसमें आ गया, ठीक है, इस ब्लॉक में आ गया। फिर इस ब्लॉक के पीसेस किए गए तो हर ब्लॉक में क्या होगा, ऑक्सिन होगा। और फिर उस ऑक्सिन को इस कटे हुए जो कोलियोप्टाइल रिमेनिंग स्टेम था इसके ऊपर जब इस तरह से रखा गया तो कर्वेचर शो हो रहा था। ना तो यहाँ पे लाइट है और फिर भी ये क्या शो कर रहा है, कर्वेचर शो कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि वो सब्सटेंस कहाँ सिंथेसाइज होता है, कोलियोप्टाइल टिप में सिंथेसाइज होता है। और क्योंकि जिलेटिन एक डिफ्यूजिबल, यहाँ पे जो भी ऑक्सिन होगा वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ है और ट्रांसपोर्ट होने के बाद इसने ये बेंडिंग शो किया है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि द कोलियोप्टाइल बेंड इन टोटल डार्कनेस। जबकि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट से ये बात शुरू हुई थी और इसके बाद यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कोलियोप्टाइल की बेंडिंग टोटल डार्कनेस में हो रही है। एंगल ऑफ कर्वेचर कैन बी मेजर्ड, और जो एंगल उसका है, जैसे यहाँ पे 45 एंगल दिखाया गया है, तो उसको भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। द एक्टिव ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस कैन डिफ्यूज इनटू अ जिलेटिन ब्लॉक। ही ऑल्सो डिवाइज्ड अ कोलियोप्टाइल बेंडिंग एसे फॉर क्वांटिटेटिव ऑक्सिन एसे, ठीक है। तो इन्होंने इतना तो भी बता दिया। फिर उन्होंने एक क्वांटिटेटिव एसे किया, ठीक है, क्वांटिटी देखी ऑक्सिन की। जैसे कि आपको एक क्वालिटी पता होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में तो हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, सपोज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो भी ऑक्सिन है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है तो उसमें अमाउंट भी हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की ऑक्सिन की। कैसे की, इन्होंने क्या देखा कि मीन्स की स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करके देखा। मास स्पेक्ट्रो से देख सकते हैं, या फिर मतलब आज की डेट में तो हम लोग ऑक्सिन को एलाइजा वगैरह से भी देख सकते हैं। अगर आज की डेट में हमें देखना हो तो हम एलाइजा से देख सकते हैं या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख सकते हैं। लेकिन उस समय तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे किया था, ऐसे से इन्होंने देखा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बायो ऐसे, ठीक है, जिलेटिन का बायो ऐसे कहा जाता है। तो अब या इसको कहते हैं बायो ऐसे ऑफ एवेना।
एवेना का प्लांट लिया था, एवेना सटाइवा का लिया था, तो या ओट जिसको कहते हैं, तो एवेना सटाइवा, बायो एसे ऑफ एवेना सटाइवा। तो जब अगर आपसे कभी बायो एसे ऑफ एवेना सटाइवा पूछे तो आपको यही एक्सपेरिमेंट याद करना है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्वेचर की डिग्री, इस वाई एक्सिस पे क्या है कर्वेचर की डिग्री और एक्स एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ कोलियोप्टाइल ऑन जिलेटिन। अब सपोज ये जिलेटिन ब्लॉक है, अभी इस पर आप यहाँ पे 6 कोलियोप्टाइल देख रहे हैं, मीन्स कि 6 कोलियोप्टाइल के टिप्स रखे हुए हैं। अब इसके बाद 6 से हम 8 कर दें, 8 से हम 10 कर दें, मतलब नंबर ऑफ ये जो टिप्स हैं इनको बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा भाई, किसी भी कोलियोप्टाइल पे अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अगर 2 कोलियोप्टाइल हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इस ब्लॉक में कम होगी। जब 4 कोलियोप्टाइल होंगे तो उससे बढ़ेगी, 6 होंगे तो उससे बढ़ेगी, 8 होंगे तो उससे बढ़ेगी, मीन्स कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी क्योंकि ब्लॉक तो वही है और उस पर कोलियोप्टाइल के नंबर बढ़ रहे हैं। तो नंबर बढ़ने का मतलब कोलियोप्टाइल टिप पर क्या है, टिप में ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहला जो ग्राफ बनाया उन्होंने क्या देखा, तो अब इन ब्लॉक में, जैसे ब्लॉक में आप सपोज आपने 4 ब्लॉक लिए, एक में आपने 2 कोलियोप्टाइल रखा, फिर दूसरे में 4 रखा, तीसरे में 6 रखा, फिर इसके बाद इस ब्लॉक में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो उसी तरीके से हर ब्लॉक की एनालिसिस करके कॉन्सेंट्रेशन उसका मेजर करके इन्होंने ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में क्या देखा कि और उस ब्लॉक को अगर मतलब उसके पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर हम कट करके स्टम्प पे कट करके रखेंगे तो बेंडिंग शो करेगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी बेंडिंग होगी। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, कर्वेचर डिग्री, कि कैसा कर्वेचर है, जैसे जैसे, और यहाँ पे नंबर ऑफ कोलियोप्टाइल, जब जिलेटिन पर 2 कोलियोप्टाइल टिप्स थे तो इतनी बेंडिंग थी, ठीक है, बेंडिंग का ये डिग्री शो कर रहा है। फिर इसके बाद जब 4 था तो इतनी इसकी डिग्री थी, जब 10 तक पहुंचा तो देखिए इतनी डिग्री हो गई, ठीक है, कर्वेचर की डिग्री इतनी होगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा कोलियोप्टाइल हम जिलेटिन ब्लॉक पे रख रहे हैं उतना ज्यादा कर्वेचर प्लांट शो कर रहा था। तो इससे भी पता चल गया कि मीन्स की टिप्स पर क्या है, टिप्स में ही ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है जो कि डिफ्यूज करके जिलेटिन में आया है। अब इसके बाद फिर इन्होंने दूसरा क्या किया कि अब हर एक ब्लॉक में जिलेटिन का मिलीग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन देखा। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कर्वेचर वही सेम डिग्री कर्वेचर, और यहाँ पे क्या किया गया, हर जो भी, जैसे यहाँ पे कर्वेचर शो कर रहा है इतनी डिग्री का ही शो कर रहा है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे सबसे ज्यादा शो कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री का कर्वेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे फिर कॉन्सेंट्रेशन देखी गई कि इसके ब्लॉक में कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी। तो ये भी पाया गया कि हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि डिग्री ऑफ कर्वेचर डिपेंड करती है ऑक्सीजन पर, जितना ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना कर्वेचर होगा, और इसी को कहा जाता है एवेना सटाइवा बायो एसे, इसी को कहा जाता है एवेना सटाइवा बायो एसे, ठीक। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये आपको समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया। तो ये इस तरह से डिस्कवरी हो गई ऑक्सीजन की। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि नेचुरली अकरिंग, जो यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, नेचुरली अकरिंग। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इंडोल 3 एस्टिक एसिड होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, IAA। अब इसके बाद इसका ये स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं ट्रिप्टोफैन आप पढ़ चुके हैं अमाइनो एसिड, उसी की तरह आपको स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये इसका नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल 3 एस्टिक एसिड का, और ये सभी नेचुरल हैं, ये सभी नेचुरल हैं, और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ आप इंडोल एस्टिक एसिड का याद कर लीजिए, बाकी सबका आप स्ट्रक्चर ना याद करिए, कम से कम आप इनके नाम याद कर लीजिए कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन क्या है। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन का मतलब कि जो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इंडोल 3 एस्टिक एसिड, तो इंडोल 3 एस्टिक एसिड ऐसा माना गया है कि ये सभी प्लांट में पाया जाता है, ऑल प्लांट्स में इंडोल 3 एस्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्लोरो इंडोल 3 एस्टिक एसिड। क्या है, क्लोरो इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ये कुछ प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम प्लांट्स, सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, कुछ प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। फिर इसके बाद सेकंड क्या है, फर्स्ट हो गया IAA,
ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सेकेंड हो गया क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। थर्ड हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये वाइड स्प्रेड होता है, मतलब ये भी मैक्सिमम प्लांट्स में पाया जाता है। फिर IBA है, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। तो इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है मीन्स मेज के सीड और लीफ से, मेज के सीड और लीफ से, लीफ और सीड से, किसके, मेज के सीड और लीफ से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, IBA। तो आपको ये 4 नेचुरली अकरिंग हार्मोन है, कौन से, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नेचुरली प्लांट में पाए जाते हैं। कुछ होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। तो सिंथेटिक ऑक्सिन भी आपको याद कर लेने, ये जितनी कैटेगरी आपको सारी याद करनी है। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक ऑक्सिन है मीन्स कि जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक, वो प्लांट नेचुरली नहीं बनाते, वो हम लोग सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या कुछ इस तरह के प्रोसेसेस के थ्रू। तो इसमें सबसे पहला क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NAA। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, इनका शॉर्ट नेम भी याद रखना है क्योंकि ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। और इसको हम लोग जब एक्सोजीनसली, मतलब किसी भी प्लांट पे भाई, क्योंकि जब ये सिंथेटिक हैं तो हम प्लांट को अगर हमें ग्रोथ करानी हो तो हम इसका एक्सोजीनस एप्लीकेशन करेंगे। और जब हम इसका एक्सोजीनस एप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या करता है कि जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है पहले IAA में, और फिर प्लांट इसको क्या कर लेते हैं अपने पास, मतलब उससे अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो क्योंकि जैसे भाई फार्मर्स लोग क्या करते हैं, फाइटो हार्मोन का स्प्रे ये सब करते हैं चीज़ें, तो ये क्या है, इसी तरीके से ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाया जाता है, फिर इसके बाद इसको जब स्प्रे किया जाता है या एक्सोजीनस एप्लीकेशन दिया जाता है प्लांट पे, तो प्लांट में पहले ये इंडोल एसिटिक एसिड में चेंज होता है, फिर इसको प्लांट अपने फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है 2-मिथॉक्सी-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं डाइकेम्बा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डाइकेम्बा कहते हैं। अब डाइकेम्बा भी सेम वही प्रोसेस करता है, ये भी कन्वर्ट होता है IAA में। प्लांट में जब इसको यूज़ किया जाएगा तो ये डाइकेम्बा 2-मिथॉक्सी-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड डाइकेम्बा चेंज होता है। ये सब कमर्शियल नेम, ये डाइकेम्बा इज़ अ कमर्शियल नेम, मतलब आपको मार्केट में डाइकेम्बा के ही नाम से मिल जाएगा। तो ये IA में कन्वर्ट होता है और फिर इसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, अब हाँ, डाइकेम्बा एक हर्बिसाइड होता है, हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड देखिए प्लांट की ग्रोथ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एज ए हर्बिसाइड भी यूज़ होता है। मतलब कि जो हर्ब्स मीन्स कुछ वीड्स प्लांट में अगर आ जाएंगे तो उनको किल करने में भी ऑक्सिन काम करता है, ये वाला, ठीक है, डाइकेम्बा। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट, तो पहला हो गया NAA, दूसरा हो गया डाइकेम्बा, और तीसरा यहाँ पे 2,4-D। तो ये कमर्शियल नेम है, 2,4-D क्या है, कमर्शियल नेम है। और इसका फुल नेम क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये भी क्या होता है, इसका भी हम लोग एक्सोजीनस एप्लीकेशन करते हैं, और ये भी क्या होता है, एक हर्बिसाइड होता है। तो देखिए ये कौन से ऐसा भी पूछा जाता है, कौन से ऐसे सिंथेटिक ऑक्सिन हैं जो हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं। फिर तो यहाँ डाइकेम्बा करता है और 2,4-D करता है, और साथ में 2,4,5-T। तो 2,4,5-T भी क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जिसका नाम है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4 आपको सिंथेटिक ऑक्सिन याद कर लेने हैं, NAA, डाइकेम्बा, 2,4-D, 2,4,5-T, और इसमें से जो 3 हैं, डाइकेम्बा, 2,4-D और 2,4,5-T, ये क्या है, ये हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं हम एप्लीकेशन में आपको बताएंगे। अब इसके बाद किसी भी ऑक्सिन का, इंडोल एसिटिक एसिड का, अगर हम लोग किन किन बातों पे वो डिपेंड करेगा, जैसे कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन भी तो डिपेंड करती है ना कि अगर एडल्ट है तो उसको कितना डोज देना है, अगर कोई चाइल्ड है तो उसको कितना डोज देना है, एज फैक्टर भी डिपेंड करता है, अगर कोई ओल्ड है तो उसको कैसी मेडिसिन देना है। तो मेडिसिन जिस तरह से वेरिएशन होता है
मीन्स कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई कौन सी डोज देनी है, किसको दे रहे हैं, एज क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से भाई ऑक्सिन का भी जो फंक्शन है या किसी भी हार्मोन का, किसी भी फाइटो हार्मोन का जो प्लांट में फंक्शन है वो डिपेंड करेगा कि टिश्यू का टाइप कैसा है। अब टिश्यू एकदम ग्रोइंग है कि टिश्यू ओल्ड है तो वहाँ पे वैसी ही रिक्वायरमेंट होगी। एज क्या है टिश्यू का, टिश्यू की एज क्या है, स्टेज क्या है, कौन सी स्टेज पर टिश्यू चल रहा है, तो टाइप ऑफ टिश्यू। अब एपिकल पोर्शन है तो वहाँ पे भाई ऑक्सिन ज़्यादा पाया जाएगा, रूट वाले पोर्शन में कम पाया जाएगा। एज क्या है, अगर ग्रोइंग प्लांट है एकदम जस्ट सीड, अभी सीड जर्मिनेट किया है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सारे जो भी ग्रोथ हार्मोन है वो सारे ज़्यादा होंगे। इसके बाद अगर स्टेज क्या है, तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट इसका पड़ेगा, क्योंकि जो ये ऑक्सिन्स होते हैं या कोई भी फाइटो हार्मोन है इनके पिकोग्राम में या बहुत माइन्यूट या स्मॉल क्वांटिटी में ये फंक्शन करते हैं, तो इस तरीके से ये होते हैं। अब हम लोगों ने नेचुरल ऑक्सिन देखे, अब हम लोग एंटी ऑक्सिन देखेंगे। एंटी ऑक्सिन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। ऐसे अनदर क्लास ऑफ मॉलिक्यूल विच इज वर्क अगेंस्ट द ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करें तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी ऑक्सिन बोलते हैं। अब तो ये भी क्या होते हैं, एक्चुअली में एंटीऑक्सिन भी एक सिंथेटिक क्लास ही है, ठीक है, सिंथेटिक क्लास ऑफ ऑक्सिन है, ठीक। तो सिंथेटिक क्लास है, मतलब कि इनकी भी सिंथेसिस की जाती है, लेकिन ये कैसे कंपाउंड है, ये ऐसे कंपाउंड है जो कि ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करते हैं। मीन्स कि ऑक्सिन के एनालॉग की तरह काम करेंगे, ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट में कुछ ब्लॉकेज कर देते हैं तो फिर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, सपोज बन भी गया प्लांट में तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में एंटीऑक्सिन में पहला एग्जाम्पल है 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, TIBA। तो आपको सिर्फ आप स्ट्रक्चर मत याद करिए, लेकिन आप नाम जरूर याद कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड TIBA, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नेफ्थिल थैलेमिक एसिड NPA, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इसके शॉर्ट नेम भी याद रखने हैं और कोशिश करिए कि फुल नेम भी याद रहें। और फिर इसके बाद है 1 नेफ्थॉक्सी एस्टिक एसिड, 1 नेफ्थॉक्सी एस्टिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 1NOA। और इसके बाद है पैरा क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं PCIB। अब इसके बाद जो ये TIBA है और साथ में NPA है, ये दोनों का काम क्या है कि ये कैसे एंटीऑक्सिन है। ये एक्चुअली में ऑक्सिन का, अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ये ऑक्सिन के इफ्लक्स को प्रिवेंट करते हैं। अभी आपको ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, जब हम ऑक्सिन का आपको ट्रांसपोर्ट बताएंगे तो वहाँ पे इफ्लक्स ऑक्सिन का और इनफ्लक्स बताएंगे। तो आप ये समझिए कि ऑक्सिन, सपोज कि ये एक सेल है, ये सपोज ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, और ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट ऐसे हो रहा है, तो एक ये सेल है और एक ये सेल है। इस सेल से ऑक्सिन इस सेल में जाना है, तो इस सेल से जब ऑक्सिन बाहर जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इफ्लक्स। और जिस सेल में अंदर आ रहा है उसको इनफ्लक्स कहा जाएगा, इनफ्लक्स कहा जाएगा। तो ये जो बाहर जाने वाला प्रोसेस है, इस सेल के बेस से जो ऑक्सिन बाहर जा रहा है उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है ये TIBA और NPA, ठीक है। तो प्रिवेंट ऑक्सिन इफ्लक्स, ये ऑक्सिन इफ्लक्स को प्रिवेंट कर देता है। और इसके बाद जो ये वाला होता है, ये क्या करता है, ये इनिबिटर होता है ऑक्सिन अपटेक का, ऑक्सिन अपटेक का इनिबिटर होता है, या अपटेक को हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन इनफ्लक्स, ऑक्सिन इनफ्लक्स। जैसा कि ये हम बता रहे हैं कि इस सेल में आ रहा है तो आने वाले प्रोसेस को रोकना ये काम कर दे रहा है, और जाने वाले प्रोसेस को रोकने का ये दोनों काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इसीलिए एंटीऑक्सिन है, क्योंकि ऑक्सिन को, भाई ऑक्सिन सपोज इस सेल में सिंथेसाइज हुआ लेकिन वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, तो फिर फायदा क्या है इसको सिंथेसाइज होने का जब वो पूरे प्लांट में फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं, ठीक। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि द प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। कितना सिंपलेस्ट मतलब क्वेश्चन है,
आपको पता है कि किस से करता है, ट्रिप्टोफैन से करता है। और यहाँ पे ये तो ऑक्सिन के टाइप दिए हुए हैं, हमने सारे एक साथ लिख दिए हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते। तो अभी इतना समझ में आया आप लोगों को?